नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारी खास मेहमान हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष उषा ठाकुर जी। हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है उषा जी। नमस्कार जी। उषा जी विधायक रह चुके हैं, अभी अनेक शिक्षण संस्थाओं से संलग्न हैं, दुर्गा वाहिनी में सक्रिय पदाधिकारी हैं, राष्ट्र सेविका समिति में पदाधिकारी हैं, कावड़ यात्रा निकालती हैं आप, वृक्षारोपण से लेकर कई कार्य करती हैं। लेकिन खास बात यह है कि अगर किसी को इंदौर बीजेपी में कोई फायर ब्रांड नेत्री हैं तो वो कह सकते हैं कि उषा ठाकुर है। फायर ब्रांड के लिए हिंदी में शब्द हमने खोजा है डिक्शनरी में, वो होता है अगिया बैताल। तो हमारी अगिया बैताल नेता हैं उषा जी। उषा जी हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। आप पहले शिक्षिका थी, हाँ, आपने बीएड एमफिल की। आज भी शिक्षिका हूँ। आपने क्या अध्ययन किया, पढ़ाई लिखाई क्या की? लोग समझते हैं कि आप कटार लेके बुलेट पे घूमने वाली नेता हैं जिनकी कटार से लोग डरते हैं और आपके बाणों से, शब्दों के बाणों से लोग डरते हैं। जी, मैंने इतिहास में एमफिल किया है जी, बीएड किया है। मैं आज भी शिक्षण का कार्य करती हूँ। किस तरह शिक्षण का कार्य करती हैं आप? सेंट्रल स्कूल में पढ़ाती भी थी पहले आप? जी, केंद्रीय विद्यालय में शिक्षिका रही मैं कुछ समय, लगभग 6 माह के आसपास। पर जब लगा कि यहाँ हम बच्चों को वो सब नहीं दे सकते जो हम देना चाहते हैं, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत संस्कार, तब मन में एक ख्याल आया। सारी मित्र मंडली ने संगठित होकर एक विद्यालय की स्थापना की जो आज भी राधा कृष्ण नगर बाणगंगा क्षेत्र में जी स्थापित है। और वहाँ तकरीबन 450 बच्चे हैं हमारे साथ, जिनको हम शिक्षा दीक्षा का कार्य निमित्त करते हैं। जिंदगी तो बड़ी कंफर्टेबल होती है, आप सेंट्रल स्कूल में शिक्षिका थी, ठीक ठाक तनख्वाह मिलती है, जिम्मेदारियां कम होती है जी। आपने वो रास्ता नहीं चुना? जी, मन में ही तड़प थी कि कुछ करना है, और बच्चों को जबरदस्त ऐसा लगता है कि वो जो क्रांतिकारियों की पीढ़ी आज नदारत है समाज से, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सावरकर, सुभाष, विवेकानंद, वो सब फिर से कैसे निर्मित होंगे। जब तक संपूर्ण समाज चिंतित नहीं होगा इस विषय में, तब तक हम ये सब नहीं कर पाएंगे। और इसी शुभ संकल्प को लेकर खुद का शिक्षण संस्थान बनाया, और वहाँ बच्चों को, अभी नंदबाग एक हमारा है चैतन्य धाम, वहाँ पर हमने एक प्रकल्प प्रारंभ किया। वहाँ 150 बच्चे हैं जिनके निःशुल्क शिक्षा दीक्षा, रोजगार प्रशिक्षण, आध्यात्मिक प्रशिक्षण, सभी की समुचित व्यवस्था वहाँ की जाती है। रोजगार प्रशिक्षण भी दिया जाता है? कैसे, किस तरह का? अभी आप देख रहे हैं इंदौर महानगर में और अन्य स्थानों पर भी ये सोफा कवर्स होते हैं, टेबल क्लॉथ्स होते हैं, उनमें गोट लगाने का एक काम होता है जी। तो बच्चे वहाँ वो 6ठी से 10वीं वाले मशीनों पर वो लगाते हैं। प्रतिदिन तकरीबन बच्चा वहाँ 30 से 35 रुपया रोज इकट्ठा करता है, और बैंक खाते में हम उसका वो पैसा डालते हैं, ताकि जब वो 10वीं पास होकर निकलेगा तो उसके पास 35-40 हज़ार रुपया उसके खाते में होता है। जो बच्चे अच्छे पढ़ने में हैं उनकी और उच्च शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। जो एवरेज बच्चे हैं उनको कहते हैं बेटा कहीं सब्जी का ठेला लगाइए, जूस सेंटर बनाइए, और अपने पैरों पर खड़े होकर आगे की शिक्षा और परिवार का ध्यान रखिए। समाज पर बोझ मत बनो, सरकार पर बोझ मत बनो। हाँ, स्वयं स्वावलंबी बनो, क्योंकि कहा किसी ने, स्वावलंबन की एक झलक पर न्योछावर कुबेर का कोश। बहुत जरूरी है कि आज के दौर में समाज और देश का हर नागरिक स्वावलंबी बने। लेकिन अभी देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका तो 98-99% पैसा दूसरों का होता है, उधार का सिंदूर होता है जी। नहीं तो ऐसे में आपकी बात कितने माफिक है। लोग बोलते हैं कि अगर आपको ग्रोथ करनी है, आपको आगे बढ़ना है, हाँ, तो सरकार का पैसा लो, बैंकों का पैसा लो, संगठनों का पैसा लो, शेयर बाजार से भाग जाओ। पर जिस, आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते? बिल्कुल नहीं। जिस भारतीय संस्कृति शीलवान, चरित्रवान, स्वाभिमानी और स्वावलंबी लोगों का निर्माण चाहती है, और हम सबका भी वही परम कर्तव्य है। तो समाज सेवा करते करते आप पार्षद कैसे बन गए? जी, बहुत कठिन वार्ड था वो, घुटने तक दलदल, पीने का पानी नहीं, स्ट्रीट लाइट्स नहीं, और मूलभूत सुविधाओं से वंचित वो क्षेत्र था। आज उस मेरे वार्ड 5 से पार्षद थी, आज वहाँ 3 वार्ड बने हैं, 18, 19 और 21। और जब स्कूल पढ़ाने जाती थी तो वो दुर्दशा देखी नहीं गई, और संगठन से जुड़ी हुई थी, तो आग्रह आया कि आप पार्षद का चुनाव लड़ लें यहाँ से। तो मन में ये बात आई कि शायद इन दुर्व्यवस्थाओं को उखाड़ के फेंक पाऊंगी,
और मूलभूत सुविधाएं नागरिकों को उपलब्ध करा पाऊंगी। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि विधायक पार्षद रहते, विधायक बनने के बाद उन सारी बस्तियों को आप आइए, कभी आपको आमंत्रित करती हूँ। समुचित विकास हुआ है, घर पहुंच मार्ग बने हैं, प्रकाश व्यवस्था समुचित हुई है, पीने का पानी आज वहाँ उपलब्ध है, और ये सब देख के मुझे आत्मिक प्रसन्नता होती है कि मैंने जो कहा वो मैं कर पाई। जो आपको लगा कि बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए, आप उस मैदान में जुट गई। जी। आपको लगा कि स्वावलंबी बने बच्चे, आप स्वावलंबी बनाने में जुट गई। आपको लगा कि मोहल्ले में गंदगी, तो खुद मैदान संभाल लिया और टिकट मांगने नहीं गई आप। टिकट मांगने जाना हमारे यहाँ संस्कार भी नहीं संगठन का। जो संगठन उचित समझता है उसको बुला के आदेश देता है, वो व्यक्ति चुनाव लड़ता है। और आपने उस काम को, ये कटार लेके घूमना कब से शुरू किया आपने? ये कटार में मतलब 90 में मैंने एमफिल किया था जी। और उस दरमियान मैंने एक शोध पत्र लिखा, राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारियों की भूमिका। और उस समय मन में एक बात आई कि उन क्रांतिकारियों के परिवार का कोई तो होगा। तो भगत सिंह जी के परिवार से जब मिले तो उनके बड़े भाई साहब ने कटार आपको समर्पित। तो तब से मन में आया कि इतने पवित्र परिवार की मिली हुई ये पूंजी है, तो इसको ससम्मान में धारण करूं, और तब से सदैव मैं इसको अपने साथ रखती हूँ। अच्छा, आजकल तो बड़ा फैशन है रिवॉल्वर लेके घूमने का, हर नेता। मेरे पास भी लाइसेंस है, रिवॉल्वर भी है। अच्छा, लेकिन आप कटार साथ में, रिवॉल्वर साथ में नहीं ना, गाड़ी में होगी वो। अच्छा, और मोटरसाइकिल चलाने का जुनून आपको कैसे आया? मोटरसाइकिल जुनून क्योंकि विद्यार्थी रहते, सामाजिक उषा हमारी ताई जो है, सुमित्रा ताई, वे भी काइनेटिक चलाया करती थी पहले, लेकिन वो मोटरसाइकिल पे नहीं गई। आपको क्या मोटरसाइकिल की सूझी? मोटरसाइकिल मतलब एक तो उसका एवरेज बहुत अच्छा होता है, और यदि ज्यादा काम करना हो तो बहुत सुविधाजनक तरीके से कच्चे रास्ते में चली जाती। बहुत जी, क्योंकि छोटे पहियों की गाड़ी काइनेटिक स्कूटर ले जाएंगे तो वहां पलटी खा जाते थे। बाइक कीचड़ में, पथरीले रास्तों पर बहुत अच्छी प्रकार। आपको नहीं लगा कि ये सब काम बदलाव लाना है तो पुलिस में भर्ती हो जाएं, या आईएएस की तैयारी करें, या आईपीएस की तैयारी करें, ऐसा नहीं लगा? जी, हमेशा से पिताजी के संस्कारों में बात रही कि शासकीय नौकरी तो उत्तम खेती, मध्यम बान, अधम चाकरी, भीख निदान। तो कुछ अपना करें, से दूसरे नंबर पे है वो। अपना ही कुछ काम किया जाए, ऐसा ही मन में भाव था। जब आप विधायक थी तो लोग कहते आप बहुत घमंडी हैं, लोगों से बात नहीं करती हैं, और आपने हराया था जिस शख्स को, रामलाल यादव भल्लू भैया को, 28,000 वोटों से, बड़ी भारी, जिनके नाम की तूती बोलती थी उस विधानसभा क्षेत्र में, आपने बड़े भारी वोटों के अंतर से हराया। लेकिन फिर आरोप लगा कि आप घमंडी हैं, लोगों से बात नहीं करती, तलवार लेके, कटार लेके घूमती हैं, मोटरसाइकिल पे घूमती हैं, फायर ब्रांड लेडी हैं, आम आदमी आपसे डरता है, ऐसा है कुछ? प्रकाश जी, वो जो इतनी बड़ी जीत थी वो मेरी विचारधारा की जीत थी। और ये जो बात आपने कही कि मैं घमंडी हूँ और मेरे से लोग डरते हैं, ये बिल्कुल निराधार बात है। यदि ये होता तो शायद शहर की 17 से 20,000 बहनें प्रतिवर्ष मेरे साथ कावड़ में कंधे से कंधा मिलाकर सामाजिक कार्य की प्रतिबद्धता को लेते हुए बाहर निकल कर नहीं आते। ये आजकल शहर में राजनीति में अपना प्रभाव जमाने के लिए आयोजन करना क्यों जरूरी हो गया? कहीं दुर्गा पूजा, कहीं गणेश पूजा, कहीं भंडारा, ये कांवड़ यात्रा, ऐसा क्यों जरूरी है? ये भारतीय संस्कृति के अभिन्न हिस्से हैं। बस चिंता इतनी की जानी चाहिए कि इनका व्यवसायीकरण ना हो। सचमुच इन कार्यक्रमों और अभियानों से लोगों का आध्यात्मिक भाव जागृत होना चाहिए, और हम सदैव इस बात के प्रति सतर्क रहते हैं कि ये हमारे निजी स्वार्थों का माध्यम नहीं है, ये समाज में आध्यात्मिक प्रचार प्रसार के लिए ही आयोजित की जाती है। आप एक रामायण का पठन पाठन, सुंदरकांड पठन पाठन चलाती हैं, वो क्या है? प्रकाश जी, उसके पीछे बड़ी आत्मिक पीड़ा, और शायद आप सुनेंगे तो आपको भी महसूस होगी। इंदौर महाविद्यालय के 25 कॉलेजों के जो मेरे निजी परिचित बच्चे थे, जो 80-90% मार्क्स लाते थे, यूं कहें वेल क्वालिफाइड बच्चे, जब उनको मैंने आग्रह किया कि बेटा मुझे 5 दोहे रामायण के सस्वर पढ़कर सुनाइए, आप आश्चर्य कीजिएगा कोई बच्चा छंद, दोहा, सोठा कैसे पढ़े नहीं पढ़ पाया। और उसी समय से मन में पीड़ा हुई कि आप और हम सब जानते हैं, पुराने समय में हमारे माता पिता हों, दादा दादी हों, इसलिए पढ़ना चाहते थे कि रामायण हम पढ़ सकेंगे। और आज की आधुनिक शिक्षा से शिक्षित बच्चा
यदि रामायण नहीं पढ़ पा रहा, तो मेरी मान्यता है कि यदि रामायण समाप्त, रामचरितमानस के संस्कार भारतीय समाज में से समाप्त, तो हम सब भी समाप्त होंगे। और इस दर्द ने इस कार्यक्रम को जन्म दिया और 50 बच्चों से इसकी शुरुआत की थी और इसका हम हनुमान जयंती के अगले शनिवार प्रतिवर्ष आयोजन करते हैं और उन परिवारों को चिन्हित करते हैं जिनके यहाँ रामचरितमानस नहीं होता और उन सबको आमंत्रित करते हैं। बाद में उनको रामचरितमानस, रील, आसन, माला सब भेंट की जाती है और उनसे आग्रह किया जाता है कि जब भी घर में मौका मिले 5 दोहे राम भक्त महोत्सव भी करती हैं आप हर साल? इसी को हमने राम भक्त महोत्सव की संज्ञा दी है। जी जी। और बहनें, कितनी बहनें आती हैं इसमें? ऑलमोस्ट उसमें हम चिन्हित करते हैं उन परिवारों को जिनके घर रामचरितमानस नहीं होता। अभी पिछली हमने जो किया हनुमान जयंती के अगले शनिवार 1100 परिवार हमारे साथ इसमें शामिल हुए। अच्छा, आप पेड़ लगाना, तालाब खोदना, बहुत सारे कार्य करते हैं। लोग समझते हैं कि उषा ठाकुर मतलब एक विधायक रह चुकी हैं, बीजेपी के नेता हैं, तो इसके अलावा क्या क्या करती है? राजनीति के अलावा क्या क्या करती हैं? जी, राजनीति के अलावा वो सब करती हूँ जो समाज के लिए बहुत अनिवार्य है। जी। और माननीय शिवराज सिंह जी जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, उस समय आप सोचिए, मैंने अपने उसमें कभी होर्डिंग, बैनर, पोस्टर्स को कोई स्थान नहीं दिया। अपने सारे साथियों को प्रेरित करके अपने क्षेत्र में 5-5 तालाब हमने जन सहयोग से गहरे करवाए थे। नतीजा ये सामने आया कि क्षेत्र के सारे बोरिंग निर्विघ्न भर गर्मी में भी चलते रहे। और इन सब बातों ने कहीं ना कहीं रचनात्मकता के लिए मेरी मित्र मंडली ने, मेरे गुरुजनों ने, सब ने सदैव प्रेरित किया कि मूलभूत रचनात्मक कार्य हम कभी भी ना छोड़ें, चाहे कोई भी जिम्मेदारी हमारे पास हो। और हर 3 महीने में आप रक्तदान भी करती हैं? जी। कितनी बार रक्तदान कर चुकी होंगी? अभी तक मैं कर चुकी हूँ तकरीबन 7 बार। अच्छा, ये भी आपका नियमित फीचर है रक्तदान करना? जी। किसने प्रेरणा दी आपको इन सब काम कर लिया, सब काम करने? मेरे अपने भाई हैं अरविंद जी अवस्थी जी। और अनिल जी अवस्थी, वो दोनों ही नियमित रक्तदान करते हैं। उन्हीं दोनों भाइयों से प्रेरित होकर हम लोग भी रक्तदान के लिए सदैव आयोजन करते रहते हैं। एक मध्यवर्गीय, उच्च मध्यवर्गीय परिवार की हैं, आपके पिता प्रोफेसर थे। जी। उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया है, मेरी माँ भी शिक्षिका रही, लेक्चरर रही अंग्रेजी की। जी। अच्छा। हाँ। ये सब करने के बाद आपने सोचा समाज सेवा के क्षेत्र में उतर जाए। आप समाज सेवा के क्षेत्र में उतर गई। जी। माता पिता की तमन्ना होगी कि हमारी बेटी बड़ी होकर ये बनेगी, हाँ, नाम कमाएगी, अब वो क्या बोलते? माँ तो आज भी परेशान रहती है। अच्छा। पर उनको अच्छा भी लगता है क्योंकि शास्त्रों से हमेशा से अपन अनादिकाल से पढ़ते आए कि यदि घर में 5 बच्चे हैं तो एक बच्चे को राष्ट्र कार्य में लगना ही चाहिए। तो बचपन से वो धुन और वो जुनून था और परिवार वालों ने अनुमति प्रदान की। ये बहुत बड़ा मेरा सौभाग्य है कि मेरे माता पिता, मेरे भाई, मेरी मित्र मंडली, हम 12 दोस्त हैं जो पूर्णकालिक सामाजिक कार्यकर्ता है। वो सब आपके साथ जुड़े हुए हैं? जी जी, पूरा मित्र। ये सारे कार्य वही उनकी मदद से आप करते हैं? सबकी मदद से। जी। या पूरा ग्रुप करता है? पूरा ग्रुप। जब इतने कार्य आप कर रही हैं, आप विधायक बनी और अगली बार आपको टिकट नहीं दिया पार्टी ने, सत्तारूढ़ दल ने, भारतीय जनता पार्टी ने, आपको कैसा लगा? ये संगठन की चिंता है और ये विषय भी संगठन का है। जी। वही विचार करेगा। आपको उसका कोई पश्चाताप नहीं हुआ? पश्चाताप मुझे क्यों हो? हाँ, रूठ गई थी आप? नाराज हो गई थी? नहीं, कदापि नहीं। अच्छा। अभी चर्चा आ रही कि आप आईडीए की अध्यक्ष बनने वाली हैं, फिर चर्चाई कोई और बन रहा है, फिर अभी तक तो कोई बना ही नहीं है। क्या है सच्चाई इसमें? सच्चाई साहब, ये देखिए, संगठन की अपनी प्रक्रिया, अपनी व्यवस्थाएं होती हैं। जी। और जब उनको उचित लगता है, सब हमारे यहाँ बड़े जिम्मेदार संवेदनशील नेतृत्व है हमारा और बहुत सोच विचार के हर कार्यकर्ता के बारे में समुचित चिंता की जाती है। मुझे अपनी संगठन की व्यवस्था और प्रक्रिया पे पूरा भरोसा है। पूरा जीवन आपने खर्च कर दिया है समाज के काम में, पेड़ लगाने में, रक्तदान में, शिक्षा देने में, मोहल्ले की व्यवस्था करने में। तो आप अपने लिए कुछ करती हैं क्या? फिल्में देखती हैं, गाना बजाना कुछ शौक रखती हैं? जी, पुरानी फिल्में जरूर देखते। अच्छा, आजकल की फिल्में नहीं देखती? बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। वो तो ऐसा लगता है शोर शराबा है। कुछ अच्छी फिल्में जैसे तारे जमीन पर, हाँ, लगान जैसी जो प्रेरक फिल्में हैं उनको जरूर देखते हैं। आज भी जब खबर मिलती है कि अच्छी फिल्में तो जाती है। और कभी लगता है कि लॉन्ग ड्राइव पे जाएं हम भी घूमने फिरने दोस्तों के साथ? साहब, संगठन के प्रवास में इतना घूमना हो जाता है कि ये तमन्ना तो बाकी नहीं रहती। माननीय हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रभात जी, वो इतना प्रवास करवाते हैं कार्यकर्ताओं से। सोचिए आप, मुझे महीने में 25 से 27 दिन बाहर रहना होता है। 25 से 27 दिन? जी। संगठन का कहीं प्रशिक्षण वर्ग है, कहीं अभ्यास वर्ग है,
कहीं और कोई बैठक है अनिवार्य, और हमारे अध्यक्ष जी खुद 618 मंडलों की खुद बैठक ले चुके हैं, तो हमको भी लगता है जब अध्यक्ष जी जाते हैं तो हमें भी हर मंडल पर पहुंचना चाहिए। आप क्या करना चाहती हैं राजनीति में? अगर आपको ईश्वर प्रकट हो आपके सामने और कहें कि उषा जी तुम्हें जो करना है कर लो, तो क्या कहेंगी आप? राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को जी सच्चा राष्ट्रभक्त बना दें और भारतीय संस्कृति का एक एक सद्गुण उनके रोम रोम में प्रतिस्थापित कर दें, ताकि ये भारत फिर से जगत गुरु के पावन पद पर पहुंचे। इतना कार्य आप कर रही हैं उषा जी, खुद भी लगी हैं, मेहनत कर रही हैं, जी। फिर भी इस इंदौर शहर में आप जैसी हस्तियों के होते हुए जी इतने अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? पुलिस कहती है कि पुलिस का काम नहीं अपराध रोकना, घर में जाके पुलिस क्या कर लेगी? आपको क्या लगता है कुछ हमारे सामाजिक ताने बाने में गड़बड़ है? जी, सामाजिक ताने बाने में भी गड़बड़ है, और सामाजिक विषमता जितनी बढ़ रही है जी, महंगाई जिस प्रकार से जिम्मेदार है, और शिक्षित बेरोजगारों का एक बढ़ता हुआ समूह, अब ये दिग्भ्रमित बच्चे यदि इनको संस्कार ठीक प्रकार से नहीं मिले, और आज की जो शिक्षा व्यवस्था एक तरह से कहें तो पूरी तरह खोखली है, वो मनुष्य में मनुष्यता का तो निर्माण ही नहीं कर पा रही, और ऐसी स्थिति में अभावग्रस्त युवा पीढ़ी कहीं भी लिप्त होकर कुछ भी करने लग पड़ जाती है। हम देखते हैं कि कई बार कुंठा और अवसाद से ग्रस्त होकर, अभी आपने भी पढ़ा होगा कुछ दिन पहले एक युवा ने जो MBA किया हुआ था किसी वाहन के सामने कूदकर अपने प्राण दे दिए। तो हम जब तक अपने मूल भारतीय दर्शन संस्कृति, कम खर्च सादा जीवन, इस तरफ खुद नहीं लौटेंगे और अपनी युवा पीढ़ी को प्रेरित नहीं करेंगे, तो इस प्रकार की भयावह विषमताएं समाज के सामने निरंतर आती रहेंगी। आप क्या संदेश देना चाहेंगे इंदौर की अपनी बहनों को, भाइयों को? अपने इंदौर के भाई बहनों को कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा पढ़े लिखे और भीतर बाहर से मजबूत होते हुए आध्यात्मिकता से सदैव जुड़े रहें। आध्यात्मिक प्रशिक्षण और शक्ति एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है हमारे पास जो हमें किसी भी कीमत पर गलत कार्य की ओर प्रेरित नहीं होने देती। हमारे स्टूडियो आई, आपने अपने जीवन के बारे में, अपने विचारों से हमें अवगत कराया। बहुत सारे लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। अभी भी आप जो कार्य करती हैं करते रहें, इतने अच्छे से कार्य आप कर रही हैं, पेड़ लगाने से लेकर रक्तदान तक। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे स्टूडियो आई, धन्यवाद। धन्यवाद प्रकाश जी। न्यूज़ मेकर्स में फिलहाल इतना ही।